अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फ़ायज़ा। वैसे तो आप लोगों ने बहुत से किस्म के पकोड़े बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों से जो पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उनका नाम है हैदराबादी पकोड़े। और साथ ही मैं शेयर करूंगी वो टिप्स भी कि किस तरीके से पकोड़ों को देर तक क्रिस्पी और क्रंची रखा जाता है। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हैदराबादी पकोड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मूंगफली। ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मूंगफली ली है। इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से इसके ऊपर के जो छिलके हैं वो भी आसानी से उतरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इसको रोस्ट करके ठंडा करके इसके छिलके उतार लेने हैं। तो यहाँ पर मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को ठंडा करके उसके छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसको पीस लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको ग्राइंडिंग मशीन में पीस रही हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको घर में कूट भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो हैदराबादी डिशेस होती है उनमें मूंगफली और सफ़ेद तिल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए इन पकौड़ों की रेसिपी में हमने मूंगफली ली और आगे चल के मैं इसमें सफ़ेद तिल भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मूंगफली अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये पीसने के बाद इस तरीके से इसका टेक्सचर होता है, क्योंकि मूंगफली के अंदर होता है काफी सारा ऑयल। तो ये पीसने के बाद इस तरह से ऑयली ऑयली होती है। तो आपने बिल्कुल इसको इसी तरीके से पीस लेना है या फिर कूट लेना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बॉल और इसमें शामिल कर लिया मैंने 1 कप भर के बेसन। और पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर मैदा। इसको आपने लाजमी ऐड करना है, इससे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। अब साथ ही में शामिल कर लेते हैं मूंगफली, जिसको हमने ग्राइंडिंग मशीन में पीस लिया था। पिसी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर लेते हैं 1 टीस्पून। साथ ही में शामिल कर लेंगे कुटी मिर्च भी 1 टीस्पून के करीब। सूखा धनिया जिसे मैंने भून कर दरदरा सा कूट लिया है 1 टेबल स्पून के करीब जाएगा इसमें। साथ में जाएगा इसके साबुत जीरा भी 1 टीस्पून के करीब। तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर हैं ये सफ़ेद तिल। ये तिल और मूंगफली इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, तो आपने इन दोनों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया है, तकरीबन 6 से 8 अदद है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। प्याज हैं तकरीबन ये 3 अदद दरमियाने साइज की, इनको मैंने बारीक काट लिया है और हाथ से मसल कर मैंने इनके लच्छे भी अलग कर लिए हैं। और पकोड़ों के लिए आपने प्याज को जितना ज़्यादा बारीक और पतला काटा होगा, पकोड़े उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 2 अदद अंडे जिनको मैंने उबालकर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, साथ में ये भी शामिल कर लेते हैं। अब लास्ट में ऐड कर लेते हैं हस्बे जायका नमक। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब आप पकोड़ों को फ्राई करने लगे तो आप नमक तभी ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नमक पहले से ऐड किया तो इनके अंदर है प्याज, तो पकोड़े जो हैं वो पानी छोड़ देंगे। तो आपने नमक जब पकोड़ों को फ्राई करने लगे उसके घोल के अंदर आपने नमक तभी ऐड करना। तमाम अज्जा को अच्छे से हाथों से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर लेंगे। यानी आपने एकदम से बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी डालना है और बिल्कुल इसी तरह का आपने एक सख्त सा घोल रेडी कर लेना है। और इन केस अगर आपका घोल जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन मजीद भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, बैटर रेडी हो चुका है, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और इस तरीके से आपने इनको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करते जाना है, ताकि पकोड़े बहुत ज्यादा मोटे नहीं बने और अंदर तक पक जाएं। और पकोड़ों को बनाने के लिए आपने हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी है, वरना पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है। जब आपके पकोड़े एक साइड से पक जाएं तो ही आपने इनको पलटना है, उससे पहले आपने इनको बिल्कुल भी नहीं पलटना। साथ में आपने थोड़ा चम्मच भी चलाते रहना है, ताकि पकोड़े जो है वो एक तरफ से जलने ना पाए। तो अब यहाँ पर पकोड़े एक तरफ से अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इनका कलर भी अच्छा सा गोल्डन आ चुका है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको पका लेंगे। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि पकोड़ों को बनाने के लिए आपने फ्लेम हमेशा मीडियम रखनी होती है, ना तो बहुत ज्यादा हाई और ना ही बहुत ज्यादा लो। मीडियम फ्लेम पर आपके पकोड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा और अंदर से भी अच्छे से पक जाते हैं। तो अब यहाँ पर पकोड़ों को अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इनको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि पकोड़े जो हैं वो कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। तो आपने इस हैदराबादी पकोड़ों की रेसिपी को इस रमज़ान लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बच्चों से लेकर बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप ये हैदराबादी पकोड़े घर पर ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपके पकोड़े कैसे बने। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।